दोस्तों नमस्कार। मेक्सिको में एक ड्रग माफिया की मौत हुई और पूरा देश एक तरह से कर्फ्यूग्रस्त हो गया। ऐसा एक माफिया का क्या रुतबा था कि सरकार ने उस पर कार्रवाई करी और एक के बाद एक सभी स्टेट्स गवर्नमेंट ने यह कह दिया कि हमारे यहाँ पे स्थिति चिंताजनक है। फौजों को सड़क पे उतारना पड़ा। आज तक दंगे नहीं रुके और स्थिति यह है कि आधे से ज्यादा देश एक तरह से कर्फ्यू की स्थिति में है। इतना पावरफुल ड्रग माफिया कैसे हो गया, यह समझना भी जरूरी है। इसको इसलिए समझना भी जरूरी है दोस्तों कि क्या भारत में इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती, क्योंकि हम ये ना भूलें कि एक समय ऐसा था जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर लॉलेसनेस था। हमारे यहाँ पे एक पूरा माओवादी के अंदर कई राज्यों की सीमाएं ऐसी थी कि वहां पुलिस जाने से डरती थी। और उड़ता पंजाब के बारे में तो हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है। तो सवाल अब इस बात का है कि जब मैक्सिको में इतना बड़ा कांड हो गया और भारत में कई जगह पे कई तरह के कांड हुए और कई सरकारों को कई दशकों तक मेहनत करनी पड़ी उसको कंट्रोल करने के लिए, तो आने वाले दिनों में क्या खतरा हो सकता है। इसीलिए मैक्सिको की जो घटनाक्रम है उससे भारत को सीखना जरूरी है। आज चर्चा का मुद्दा यही रहेगा दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो ड्रग्स की बात हम कर रहे हैं आज पूरा का पूरा, अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप का गुस्सा देखें तो पूरी दुनिया में जो उन्होंने खासकर टैरिफ लगाए, चाहे चाइना पे, मैक्सिको पे, बाकी देशों पे, उनका ये कहना था कि इन देशों ने हमारी आबादी को बर्बाद कर दिया। इतना ड्रग्स अमेरिका में सप्लाई किया जा रहा है कि हमारे जो समाज है वो बर्बाद हो गया। जब प्रेसिडेंट ट्रंप जैसा व्यक्ति और जिसके पास पूरी दुनिया के संसाधन हैं, वहां पे ड्रग्स का पेनिट्रेशन वो नहीं रोक पा रहे हैं, तो भारत की स्थिति क्या होगी? क्या ये चिंताजनक बात नहीं है? इसीलिए ये चर्चा भी जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो यही कि जो माफिया है, ड्रग्स का जो वॉर इस समय मैक्सिको में चल रहा है, भारत को इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्थिति यहां पे भी ड्रग का पेनिट्रेशन भारत में भी बहुत तेजी से होता है। इसलिए इस चर्चा को हम दो लेवल पे बांटेंगे कि इस तरह से पूरे मैक्सिको में ड्रग्स क्यों छाया, किस तरह से माफिया ने वहां पे सरकारों पे और संस्थाओं पे कब्जा किया, इसको समझना जरूरी है। और फिर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि क्या भारत में ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करिए, इस मुद्दे पे गंभीर चिंतन करिए अपने समाज में, संस्थाओं में, डिपार्टमेंट्स में, सरकारी अधिकारियों के साथ। आप पॉलिटिशियन है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और अगर आप शिक्षण संस्था में हैं, ऑफिसेज में हैं, फैक्ट्री में हैं, कहीं ड्रग का पेनिट्रेशन आपकी संस्थाओं में तो नहीं है। ये इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपको ये चीजें जानना जरूरी है। दोस्तों, इस समय जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि जो मैक्सिको ड्रग वॉर जो चल रहा है, ये वार्निंग है भारत के लिए। मैं आपके सामने एक ये मैप रख रहा हूं। ये क्या मैप लगता है? अगर आप इसको राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये मैक्सिको के अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन हकीकत में ये जो शेड्स हैं ये बताते हैं कि मैक्सिको में जो अलग अलग ड्रग माफिया है उन्होंने कौन कौन से क्षेत्र में कितना कब्जा कर रखा है। ये ड्रग माफियाओं का अपनी टेरिटरी है। आप समझिए इस बात को, ये राज्य सरकारों की बॉर्डर नहीं है, ये मैक्सिको के ड्रग माफियाओं के बॉर्डर्स हैं कि कौन किस क्षेत्र पे कब्जा करेगा और कहां से काम करेगा। इंपॉर्टेंट बात, ये एक दिन में नहीं हुआ। ऐसा तो हुआ नहीं कि वहां पे चुनाव हुए और ड्रग माफियाओं को जिता दिया गया और वो सब जगह पहुंच गए। ऐसा तो हुआ नहीं। तो हुआ क्या, इसको भी समझ लेते हैं। दे एक्सपेंडेड ग्रेजुअली। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा ड्रग बेच के उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। अब पैसा आज की तारीख में सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप कांग्रेस का भी वक्तव्य देखें, अमेरिकन कांग्रेस में जो चर्चाएं हो रही हैं, क्या ट्रंप साहब ये जितनी दुनिया में लड़ाइयां करा रहे हैं और टैरिफ करा रहे हैं, क्या उसके पीछे पर्सनल वेल्थ क्रिएशन है? अमेरिका के राष्ट्रपति पे भी यही आरोप लग रहे हैं कि वो पैसा कमाने के लिए सब कर रहे हैं। पेनिट्रेशन इंस्टीट्यूशन, जब आपके पास पैसा है तो आपने एक एक करके इंस्टीट्यूशंस में पेनिट्रेट किया। अब इंस्टीट्यूशन में पेनिट्रेट कैसे किया जाता है? आपने अलग अलग डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको रिश्वत देनी शुरू करी। उनको कहा कि जो हम कर रहे हैं आप आंख बंद रखिए,
और हमें अपना काम करने दीजिए, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। चाहे वो पुलिस हो, गवर्नेंस के डिपार्टमेंट हो, इंस्टीट्यूशंस हो, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट्स हो और बाकी। इसी तरह से आप देखोगे कि भारत में भी जहां जहां पे भी नक्सलाइट्स हुए या जहां पे भी आतंकवाद बढ़ा, या पंजाब में जैसे हम कह रहे हैं कि ड्रग माफिया सक्रिय है, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने सिस्टम्स में पेनिट्रेट किया होगा? स्केल अलग हो सकता है, साधन और तरीका वही है। कंट्रोलिंग टेरिटरी, एक बार जब आपने कब्जा कर लिया तो आपको पता है माओवादी क्या करते थे, वहां पे पुलिस तक नहीं घुस पाती थी। माओवादियों ने उस एरिया में कब्जा कर लिया। अब अचानक कैसे हो गया? वहां तो पुलिस थाने हुआ करते थे। पहले उन्होंने वहां पे जंगल में अवैध कटाई हुई, पैसा इकट्ठा किया, माइनिंग अवैध हुई, उससे पैसा इकट्ठा किया और जब पैसा इकट्ठा हो गया तो उन्होंने आसपास के डिपार्टमेंट्स में पेनिट्रेशन किया और धीरे धीरे उस क्षेत्र पे कब्जा किया, और जिसको कहा जाता है ना रेड जोन एरिया, वो भारत में बना था। तो ये नई बात नहीं है, ऐसा भारत का एक्सपीरियंस रहा है। और उसके बाद जब आपका रेड टेरिटरी बन जाता है तो एक्सप्लॉइटिंग गवर्नेंस वीकनेस, सरकार है, वहां चुनाव होते थे, लेकिन वहां के एमएलए एमपी क्या कर पाए, वहां की राज्य सरकारें क्या कर पाई? कुछ नहीं। बहुत सारे सैनिकों को बलिदान देना पड़ा, तब जाके स्थिति थोड़ी बहुत काबू में हुई। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये समझना भी जरूरी है। तो ये स्थिति है आज मैक्सिको की। आधे से ज्यादा देश वर्चुअली रेड कॉरिडोर है, मतलब यहां पे सरकार का कुछ नहीं चलता, सिर्फ माफिया का चलता है। अब सरकार ने वहां पे अपने फौजी भेजे हैं, स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स भेजे हैं, आर्मी को उतारा है, बाकी लोगों को उतारा है, ताकि वहां पे जो सड़कों पे जाम हो गया है या सड़कों पे कब्जा हो गया है, बैरिकेडिंग हो गई है, ताकि यातायात पूरा रुक गया, उन सबको चालू करवाया जा सके। तो आज आपको ड्रग माफिया से कॉम्पीट करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए फौज की जरूरत पड़ गई। और भारत में भी ऐसा हुआ था। नॉर्थ ईस्ट में हमने क्या किया था, इस बात को समझना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि क्रिमिनल ग्रुप्स बिकम्स मोर पावरफुल when the state underestimate them, institutions weaken and money outpaced enforcement। और एनफोर्समेंट एजेंसीज को भ्रष्टाचार के माध्यम से काबू करना, ये पहली चीज है। चाहे वो कस्टम्स हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो फूड डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इंस्पेक्टर्स हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर आप यहां देखते हो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट और मनी, ये आपको करप्शन का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। आप किसी से पूछ लीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो आदमी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से डील करता है वो आपको बता देगा कि रोल ऑफ मनी क्या होता है, वो आपको आसानी से समझा देगा। इसका मतलब ये है कि हमें क्यों चिंता करनी चाहिए? हमारा बॉर्डर बहुत बड़ा है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। इसका मतलब मैक्सिको में क्या हुआ था? पॉवर्टी वाज हाई, एम्प्लॉयमेंट वाज लो, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट वाज हाई एंड लॉ एनफोर्समेंट वाज थिन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रूरल एंड बॉर्डर एरिया। भारत में कहां कहां पे आपने लॉलेसनेस देखा था? नॉर्थ ईस्ट, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी थी और बॉर्डर भी था। छत्तीसगढ़ और जिस एरिया में पूरा नक्सलाइट मूवमेंट था, वहां क्या था? गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था। पंजाब में क्या है? बॉर्डर एरिया है, गरीबी भी है। कश्मीर में क्या था? बॉर्डर है, गरीबी है। तो ये फर्टाइल ग्राउंड है इस तरह की चीजों के लिए, इसको समझना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जब गवर्नेंस काम नहीं करती तो कार्टेल्स के लिए वो फर्टाइल ग्राउंड होता है एंड दे फिल द वैक्यूम, दे ऑफर जॉब। अब जॉब, कोई सरकारी जॉब तो वो देंगे नहीं, उनके अपने जॉब होते हैं। पैसा लाना, ले जाना, चौकीदारी करना, किसी के ऊपर निगरानी करना, वसूली करना, एक्सटॉर्शन करना, ये भी जॉब है। इस काम में उनको लगाया जाता है। प्रोवाइडिंग इनफॉर्मल सिक्योरिटी। अब आप नजर रखेंगे गांव के बाहर इधर उधर कहीं से कोई पुलिस तो नहीं आ रही, कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा। ये पूरा नेटवर्क, आफ्टर ऑल जो बड़े गैंगस्टर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, नक्सलाइट्स हैं, वो अपने आप को कैसे कम्युनिकेट करते थे? खुद थोड़ी जाते थे, ये सब रिक्रूटर्स होते थे। एंड देन फंडिंग लोकल इवेंट्स। अब आप जाएंगे बहुत सारी जगह पे, छोटे छोटे गाँवों में, कस्बों में ड्रग्स क्यों पहुंच रहा है? आज की तारीख में बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं, फंक्शन हो रहे हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं? कभी सरकार ने मॉनिटर किया? ये इतने सारे जो फंक्शंस हो जाते हैं छोटे छोटे, इतनी गैदरिंग हो जाती है, इसका पैसा कौन देता है? इसको भी ट्रैक करना जरूरी है।
एंड एक्टिंग एज पैरेलल अथॉरिटीज। तो लोग अब किसकी सुनेंगे? नक्सलाइट एरिया में मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। मैं आंध्रा के एक शहर में, वहां पे मैं हल्दी खरीदा करता था, 200 टन, 500 टन, 1000 टन। तो एक बार वहां के व्यापारी जिनसे हम खरीदा करते थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप और ले लीजिए, इससे में रेट कम है, आने वाले दिनों में रेट बढ़ेंगे। तो मैंने उनको बोला मेरे पास और पैसे हैं नहीं, जो हमने अपनी कंपनी में प्लान किया था वो इतना ही था, हमने जितने फंड थे वो एलोकेट कर दिए, इसके आगे हमारे पास फंडिंग सोर्स नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, कितना पैसा चाहिए आपको? मैंने कहा मुझे लोन नहीं चाहिए बैंक से, मेरे को ब्याज देने का कोई शौक नहीं। कि नहीं, बगैर ब्याज के हम आपको लोन दिला देंगे। मैंने कहा बगैर ब्याज के कौन सा बैंक देता है भाई? तो उनका ये कहना था कि बैंक नहीं देगा, लेकिन जितना पैसा आपको चाहिए हम आपको दिला सकते हैं बगैर ब्याज के, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो मेरे को क्यूरियोसिटी और बढ़ी, उत्सुकता हुई। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये कहा गया कि साहब जितने नक्सलाइट्स एक्सटॉर्शन का पैसा इकट्ठा करते हैं वो बैंकों में थोड़ी रखते हैं, वो ऐसे सब ब्याज पे चढ़ाते हैं। और ऐसे व्यापारी हैं जिनके पास नक्सलाइट्स का पैसा पड़ा रहता है, और वो रख के क्या करेंगे? उसमें वो सिर्फ उस पैसे को रोटेट करते रहते हैं, क्योंकि रखे रहने से तो उसमें रिस्क है, कल को कोई रेड हो गई, कुछ हो गया तो पैसा चला जाएगा। तो ऐसे पैसे को इकोनॉमी में वो रोटेट करते रहते हैं, जिसको जरूरत होती है उसको दे देते हैं। और मैंने कहा अगर कोई लेके भाग गया तो कि साहब जान किसको प्यारी नहीं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि ऐसा सिस्टम हिंदुस्तान में भी चलता रहा, जहां गवर्नेंस वीक थी वहां नक्सलाइट्स ने अपना बैंकिंग सिस्टम शुरू कर रखा था। तो ये पैरेलल अथॉरिटी के रूप में काम करते हैं। व्हेन द स्टेट इज एब्सेंट, क्राइम बिकम्स गवर्नेंस। कश्मीर में क्या होता था, नॉर्थ ईस्ट में क्या होता था? एक और किस्सा सुनाता हूं मैं नॉर्थ ईस्ट का। एक टेंडर था भारत सरकार का, मुझे एक वहां के कॉन्ट्रैक्टर मिले किसी ऐसे ही गेट टुगेदर या कॉन्फ्रेंस में। तो बात हो रही थी कि हम इस समय कॉन्ट्रैक्ट का बिड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप तो वहां इतना जो रेट दे रहे हो तो बहुत ज्यादा है, इससे सस्ते में तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर काम कर देंगे। तो उन्होंने ऐसे कहा विजय जी वहां हमारे अलावा कोई काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आफ्टर ऑल कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेगा, काम तो वहीं करेगा ना। सड़क बनानी है, रेलवे ब्रिज बनाना है, कुछ भी बाउंड्री वॉल बनानी है, सरकारी बिल्डिंगें बनानी है, हॉस्पिटल बनाने, काम तो वहीं करेगा ना। वहां पे उसको लेबर कौन देगा? वो क्या यहां से लेबर लेके जाएगा? उसको वहां उनकी गाड़ियों में, उनके ट्रैक्टर्स में, उनकी मशीनों के लिए पेट्रोल कौन देगा, डीजल कौन देगा? तो मेरा क्यों, पेट्रोल पंप है ना, कि साहब कोई नहीं देगा। आप कितना भी टेंडर ले लीजिए, वहां पे एक इकोसिस्टम है। अगर टेंडर उनके लोगों को मिला तो काम होगा, अगर उनके लोगों को नहीं मिला टेंडर तो वहां पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता। इसीलिए जो हम बिड कर रहे हैं नॉर्मल प्राइस का 3 गुना या 4 गुना, उसमें जो कंस्ट्रक्शन में लगना है वो लगेगा, जो ऊपर का पैसा है वो बटेगा। ये है गवर्नेंस मॉडल, इस बात को समझना चाहिए। तो ये कहानी है जब गवर्नेंस वीक होता है तो क्या होता है। इसीलिए इन सम पार्ट ऑफ मैक्सिको द ड्रग कार्टल्स डोंट ऑपरेट इन शैडोज। व्हाट दे डू, अब उन्होंने वहां पे चेक पॉइंट्स बना दिए, वो वहां पे बिजनेसेस पे टैक्स करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, उनकी अपनी आर्मी है वहां पे। ये सब कहानियां नहीं है, ये हकीकत है, और ये कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में क्या होता था, कश्मीर में क्या होता था, समझिए इस बात को। हम लोग अनुभव कर चुके हैं, ये दोबारा ना हो जाए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि हम लोग सजग रहें। दिस इज अ रियलिटी। पावरफुल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस, अगर हम देखें वहां पे जो है बड़ी वाली सिनालोआ और जेलसिको न्यू जनरेशन कार्टल, इसके लीडर की मौत हुई है। अभी जो कार्रवाई की है मैक्सिको सरकार ने, दे हैव बिकम पैरेलल पावर स्ट्रक्चर्स इन पार्ट्स ऑफ मैक्सिको। इसका लीडर कौन था पता है? एक्स पुलिसमैन। ये पुलिसमैन था और ये बाद में गैंग लीडर बना। आपने भी देखा होगा बहुत सारी जगह पे हिंदुस्तान में अखबारों में खबरें आती रहती हैं, पुलिस वाले ड्रग तस्करी में पकड़े गए या ड्रग माफिया के साथ मिली भगत में पकड़े गए। सब जगह होता है। पैसा इतनी पावरफुल चीज है कि आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे सिस्टम को डिस्टॉर्ट किया जाता है। ये मैक्सिको की बात नहीं, हिंदुस्तान में भी ऐसा होता है।
अदरवाइज इतना ड्रग हिंदुस्तान में कैसे आएगा? क्या बॉर्डर पे लोग नहीं हैं? क्या हर जिले तालुका में पुलिसमैन नहीं है? क्या उनको पता नहीं है क्या हो रहा है? सबको पता है। इसीलिए जागना जरूरी है, समाज का जागना जरूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिकॉज एवरी नेशनल क्राइसिस बिगिंस विद ए स्मॉल इग्नोर्ड वार्निंग। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरा फर्ज है एज ए सिटीजन कि मेरे देश में ऐसा ना हो जाए। हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, मैं एक छोटी सी वार्निंग बना रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। बाकी तो सरकारें हैं, सिस्टम है, अधिकारी हैं, पूरा अमला जामला सब है, वो क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान में ड्रग्स क्यों पेनिट्रेट हो रहा है, क्या किसी को नहीं पता? उड़ता पंजाब क्यों बना, क्या किसी को नहीं पता? ऐसा हो सकता है? सवाल इस बात का है। इसका मतलब ये है कि क्या हिंदुस्तान में कभी इस तरह का नार्को क्राइसिस हो सकता है? मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब हमारे गांव तक नशा पहुंच गया है, हमारे छोटे छोटे कस्बों में नशा पहुंच गया है, यहां तक कि आदिवासियों में नशा पहुंच गया है। तो कोई तो कमा रहा है, कोई तो पेनिट्रेट कर रहा है, और कोई तो आंखें बंद करके बैठा है ताकि ये नशा फैलता जाए। ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो हम मैक्सिको की अगर हम बात करें तो ओवरनाइट नहीं हुआ, वहां पे भी कार्रवाई हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, कहने का मतलब ये है कि व्हेन देयर इज अ फ्रेगमेंटेड, जब बड़े ग्रुप टूटते हैं, क्रिमिनल्स में भी यही होता है। एक बड़ा माफिया ग्रुप अगर टूटता है तो वो आपस में वर्चस्व की लड़ाई करते हैं, तो कई माफिया ग्रुप हो जाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा मैप में अलग अलग पॉकेट्स बन जाते हैं। हिंदुस्तान में जो गैंगस्टर है उनका भी अपना अपना एरिया है। कोई बॉम्बे में ऑपरेट करेगा, बॉम्बे में भी 4 अलग अलग एरिया में अलग अलग गैंगस्टर होंगे। तो जब बड़ा गैंग टूटता है तो कई सारे छोटे खड़े हो जाते हैं, और फिर वो वर्चस्व की लड़ाई होती है, फिर खून खराबा होता है। लेकिन अपने एग्जिस्टेंस के लिए वो और तेजी से ड्रग्स को पेनिट्रेट करते हैं ताकि सब कमाएं, तभी तो जिंदा रहेंगे। और यही बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो मैक्सिको में क्या हुआ कि जो एलीट सोल्जर्स थे, जो फौज से रिटायर हुए, पुलिस से रिटायर हुए, वो जाके सब गैंगस्टर के साथ मिल गए, क्योंकि पैसा बहुत था। अमेरिका बॉर्डर पे है, अच्छी खासी कमाई थी। जिस गैंग लीडर की मौत हुई है, इसका एस्टिमेशन ये है कि इसके पास $50 बिलियन के एसेट्स। इसका पूरा परिवार उस काम में लगा हुआ। नेट पे जाके आप डिटेल में पढ़िए। इसकी बहन, इसका भाई, इसका अंकल, आंटी, भतीजा सब इसी धंधे में, और अलग अलग टेरिटरी संभाल रहे हैं। कोई वॉशिंगटन से ऑपरेट कर रहा है, कोई सैन फ्रांसिस्को में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई मैक्सिको में है। ये सब चीजें ऑपरेट हो रही, इसको समझना जरूरी। और जो कार्टल्स हैं उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो फौजी थे रिटायर्ड, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास असॉल्ट राइफल्स थी, आर्मर्ड व्हीकल का उन्होंने अरेंज किया और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम यूज किए ताकि जो फौज है या जो पुलिस वाले हैं उनको पकड़ ना सके, और ज्यादा से ज्यादा वो डेंजरस होते रहे। और सबसे बड़ी बात, जो पहले प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होता था, जैसे अफीम है, अफीम प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, लेकिन अब वो हो गए सिंथेटिक। इसीलिए ट्रम्प साहब हमेशा आपने देखा होगा फेंटानिल की बात करते हैं। ये नॉर्मल जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है उससे कई गुना ज्यादा नशीला है, कम मात्रा में ज्यादा नशा। इसका मतलब कम मात्रा में आप ज्यादा कमा सकते हो, इस बात को भी समझना होगा। और ये इंपॉर्टेंट इशू है। तो कुल मिला के पावर क्या है? पावर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंथेटिक ड्रग्स आर स्केलेबल, चीप एंड इंडस्ट्रियल, एंड दे चेंज्ड एवरीथिंग। भारत में भी किसी गांव में, किसी जंगल में बैठ के अगर कोई सिंथेटिक ड्रग की लैब बना रहा है, अखबारों में देखिए, थोड़े समय पहले पता लगा था ग्रेटर नोएडा में एक लैब पकड़ी गई जहां पे सिंथेटिक ड्रग बनती थी, और वहां पे एक मैक्सिकन सिटीजन पकड़ा गया। जिस गैंग लीडर की मौत हुई है उसी का वो यूनिट भारत में था। तो मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूं ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये फैक्चुअल है। अच्छी बात है सरकार सजग है, लेकिन क्या समाज जागरूक है? क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं है तो हम आसपास जो पुलिस वाले गड़बड़ कर रहे हैं, आपके मोहल्ले में जो नशेड़ी बैठे हैं, जब तक आप उनको नहीं हटवाओगे आपके मोहल्ले में गंद फैलता रहेगा। अब उनको कैसे हटाया जाए, समाज को सोचना होगा, इसको भी जानना जरूरी है। क्योंकि जब पैसा आता है और पैसे के साथ जब करप्शन आती है तो फिर आम आदमी की बात कोई नहीं सुनता, पुलिस आपकी नहीं सुनेगी। अगर वो ड्रग माफियाज या जो ड्रग पेडलर हैं, अगर वो लोकल पुलिस डिपार्टमेंट को या थाने को अगर वो अपना मंथली देते हैं, तो क्या वहां पुलिस उनको हटाएगी? सोच के देखिए, प्रैक्टिकल बात है।
आप कितनी भी कंप्लेंट कर दीजिए, नहीं होगा। ये तब हटेंगे जब समाज जागरूक होगा, इकट्ठा होगा, और वहां पे समाज हंगामा करेगा कि इनको हटाइए और दोबारा नहीं आने चाहिए। जब न्यूज पब्लिक हो जाती है तब सरकारें और डिपार्टमेंट कार्रवाई करती है। जब तक वो बिलो द रेडार होती है ना, उस पर कार्रवाई नहीं होती। इस बात को समझिए। सो ड्रग पावर इज नॉट अबाउट गन्स, इट इज अबाउट मनी, बिलियंस ऑफ डॉलर, जैसे मैंने आपसे कहा। एंड द मनी एंटर्ड पॉलिटिक्स, लोकल पुलिस, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस नेटवर्क्स। जैसा मैंने आपको बोला, बहुत सारे व्यापारी हैं जो 2 नंबर का पैसे में डील करना चाहेंगे। व्हाट इज हवाला ट्रांजैक्शन? फेयर बिजनेस कुछ और होता है और हवाला ट्रांजैक्शन भी होता है। बड़े बड़े आप चांदनी चौक एरिया में लोगों से बात करिए, आपको वो बताएंगे आप इस दुकान पे जाइए, उस दुकान पे जाइए, करोल बाग में, बाकी जगह पे ऐसे बहुत सारे होंगे। क्या आप पुलिस को नहीं पता कि कौन किस तरह का हवाला कांड करता है? इसको समझना होगा। लेकिन कहने को बड़ी दुकान है, बिजनेस कुछ और है, लेकिन हवाला का भी कारोबार है। सब पता होगा डिपार्टमेंट को, ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा। When drug money enters election, crime stops being underground. एक बार जब ड्रग मनी इलेक्शन में आ जाता है, क्योंकि जब वहां का मुखिया है, रिप्रेजेंटेटिव है, वही जब ड्रग कार्टेल का हिस्सा बन जाता है, अपने हिंदुस्तान की पिक्चरों में देखा होगा, तो फिर वहां पे जो क्रिमिनल्स हैं वो राज करने लगते हैं। क्यों? पकड़ेगा कौन? जब सैया भय कोतवाल तो डर काएगा। आपने सुना होगा, ये होता है ड्रग माफिया के साथ। It becomes protected. Some regions in Mexico saw the same thing. Business paying tax to the cartel, candidates backed by the criminal groups, and official threatened or eliminated. जो बीच में आएगा उसको उड़ा दिया जाए। बहुत जगह हुआ, नॉर्थ ईस्ट में हुआ, नक्सलाइट एरिया में हुआ, कश्मीर में हुआ, पंजाब में हुआ। जहां जहां पे क्रिमिनल्स को अपना वर्चस्व बढ़ा करना था, उन्होंने वहां एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को भी टारगेट किया। ये हमने देखा है, कोई नई बात नहीं है। इसीलिए this is now parallel governance which is emerging, and not through revolution but through corruption. इसीलिए बार बार जब मैं बोलता हूं कि करप्शन खतरा है, करप्शन इज लाइक ए दीमक, वो आपको अंदर से खोखला कर देगा। इसलिए कि सिर्फ आपको लाइसेंस फी के लिए करप्शन की जरूरत नहीं है। ड्रग्स वाले भी करप्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्रिमिनल्स भी करप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो करप्शन की बीमारी है, ये सिर्फ आपके लाइसेंस बनाने तक सीमित नहीं है या परमिशन तक सीमित नहीं है, इसका असर बहुत गहरा है और समाज बर्बाद हो जाता है, देश बर्बाद हो जाता है। मैक्सिको का एग्जाम्पल हमारे सामने। इसका मतलब यह है कि भारत को सोचना होगा। ऑब्वियसली इंडिया इज नॉट मैक्सिको, ये बात क्लियर है। हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, आर्म्ड फोर्सेज हैं एंड फंक्शनल जुडिशरी है। ये अच्छी बात है। और अभी तक कोई कार्टेल भारत में किसी शहर को कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये अच्छी बात है। बट द कंसर्न इज कि भारत में ड्रग का प्रसार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ड्रग फैल नहीं रहा, भारत में ड्रग्स फैल रहा है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में, शाम को होने वाली पार्टियां, जिम्स, जहां जहां पे भी यूथ है वहां पे ड्रग पहुंच रहा है। तो शुरुआत है, अगर इसको नहीं रोका तो हम मैक्सिको के रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे। एंड दिस इज अ रियल कंसर्न। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमें इस नेटवर्क को रोकना होगा। आज हमारे यहाँ पे अगर देखें तो ड्रग्स की जो तलाशी ली जाती है, सीजर होता है, वो बढ़ रहा है। अलग अलग तरह के हम देख रहे हैं केमिकल्स के रूप में, ड्रग्स के रूप में, दवाइयों के रूप में वो केमिकल्स जा रहे हैं जिससे लोग नशा कर रहे हैं। और खासकर कोस्टल एरिया में, रिमोट एरिया में आपको इस तरह की ड्रग ट्रैफिकिंग देखिए। अब तो ड्रोन का जमाना है, ड्रोन के माध्यम से ड्रग ड्रॉप की जा रही है। और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, पहले हवाला होता था, अब क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी जो क्रिमिनल्स हैं वो आम आदमी से जल्दी से, ज़्यादा तेजी से अडॉप्ट करते हैं, ये हमें समझना होगा। और हिंदुस्तान में तो बहुत कुछ है। हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, मिस ब्रांडिंग हो सकता है, बहुत सारे केमिकल्स हैं, स्पेशलिटी केमिकल है जो ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। इन पे नज़र कौन रख रहा है, सोचना पड़ेगा। कुल मिला के हमारी जो स्ट्रेंथ है, अगर हमने इस पे रेगुलेटरी ओवरसाइट को कमजोर किया तो यही जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए जो केमिकल आते हैं, इनका मिसयूज होने लगेगा और वो ड्रग के रूप में जनता तक पहुंचेंगे। और यही काम मैक्सिको में हुआ था। उन्होंने सिंथेटिक ड्रग्स पे मूव करे, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो आपको पता है कि यहाँ अफीम पैदा हो रही है। जब आप सिंथेटिक्स में काम करते हो तो आप बंद कमरे में किसी वेयर हाउस, गोडाउन, लेबोरेटरीज में वो सिंथेटिक ड्रग बना के
आप बेचना शुरू करते हो तो आप पकड़ में भी नहीं आते हो। इट रिक्वायर्स ए केमिस्ट्री। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जितनी भी हमारी ड्रग इंडस्ट्री है या जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो भी तो केमिस्ट्री है। तो हिंदुस्तान में केमिकल इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, वो गलत रास्ते ना चली जाए इसके बारे में हमें सोचना होगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमें अपनी टेरिटरी को, जो 5 बातें मैं कहूंगा कि इस पे ध्यान रखना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, मुद्दा गंभीर है, इसलिए साथ दीजिएगा। टेरिटरी के अंदर जो कंसोलिडेशन ऑफ गैंग्स अगर हो रहे हैं उन पे नजर हो, पॉलिटिकल फंडिंग कौन कर रहा है इसको देखना बहुत जरूरी है। करप्शन इनसाइड एनफोर्समेंट एजेंसीज, इसको कैसे मॉनिटर करें, ये सरकार का काम है। यूथ ड्रग कंजम्पशन स्पाइक्स, जहां जहां पे यूथ गैदरिंग है क्या वहां पे ड्रग सप्लाई पहुंच रही है, उस तरह की गैदरिंग को रोका जाए, चाहे वो उसके लिए कानून बनाया जाए, उसका टाइमिंग रिस्ट्रिक्ट किया जाए, सिचुएशन रिस्ट्रिक्ट की जाए। इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्री सिटीजन हम कुछ भी करेंगे, ये शायद सही नहीं होगा। एंड रैपिड अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ इन लोकल क्रिमिनल नेटवर्क्स, ऑफिशियल्स एंड एनफोर्समेंट एजेंसी, ये भी प्रोब होना चाहिए कि अचानक कुछ लोगों के पास, सरकारी लोगों के पास, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के लोगों के पास गाड़ी आ जाती है, आईफोन आ जाता है, बड़ी बड़ी चीजें आ जाती है। कहां से? तनख्वाह तो नहीं बढ़ी थी ओवरनाइट, तो ये सुविधाएं कहां से आई? क्या इस पे नजर नहीं होनी चाहिए सरकार की? ये भी समझना जरूरी है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब कार्टेल ग्रो करता है तो स्टेट कमजोर होता है, और मैक्सिको में यही हुआ था। स्मॉल ट्रैफिकिंग नेटवर्क स्लोली बिकम्स रीजनल पावर, जैसा मैंने आपको दिखाया एरिया। फिर रीजनल पावर्स, और जब उनके पास साधन होते हैं तो अपने यहाँ पे कार्टेल बनाते हैं, उनके पास हथियार दे दिए जाते हैं, क्योंकि जो उनके बड़े खलीफा हैं उनको प्रोटेक्शन भी चाहिए होता है। और फिर जब उनके पास पैसा है, हथियार है, तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है फिर वो उनसे डरने लगता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो पुलिस अधिकारी हैं या जो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स थे, उनको भी प्रोटेक्शन मनी देना पड़ता था, लोकल जो अंडरग्राउंड ग्रुप्स थे उनको। अब आप सोचिए, नॉर्थ ईस्ट में ऐसा होता था। इसका मतलब यह है कि पहले करप्शन, पैसा और फिर आर्म्स, उसके बाद आपके पास क्या बचता है? यू हैव टू सरेंडर। और यही चीजें इंपॉर्टेंट है, और ये 1-2 दिन में नहीं होता, सालों लगते हैं। इसका मतलब ट्रैकिंग जरूरी है। तो करना क्या है इसके बारे में भी हम जरा चर्चा कर लेते हैं। पहला मैं जो कहने वाला हूं, एसेट सीजर मस्ट बी एग्रेसिव। अगर कहीं पे भी आपको लगता है ड्रग पेडलर है, उसके तुरंत एसेट्स को सीज किए, उसको फाइनेंशियली क्रिपल करिए। अगर आपको पता लगता है कि कोई हवाला वाला बंदा है, उसको तुरंत आप फाइनेंशियली खत्म करिए, क्योंकि ताकत पैसे से ही आती है। आप उसकी फाइनेंशियली जड़ें काटिए ताकि वो पेड़ जो जहर है वो आगे ना बढ़ सके। मॉनिटर एसेट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ स्टाफ ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन दैट एरिया। ये कार्टेल यहां काम कर रहा था, तो ऐसा तो है नहीं कि अधिकारियों को पता नहीं होगा। उस पर मॉनिटरिंग जरूरी है, उनके एसेट्स भी सीज होने चाहिए। मॉनिटर ऑल प्लेसेस जहां पे यूथ एक्यूमुलेट होते हैं फ्रिक्वेंटली, और आपको पता लगता है कि यहाँ ड्रग सर्व होता है, वहां 500 किलोमीटर तक सीसीटीवी, 500 मीटर तक सीसीटीवी कैमरा कर दीजिए। फेस रिकॉग्निशन, ताकि आपको पता रहे कि कौन लोग हैं जो रेगुलर आ रहे हैं। वो रेगुलर कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, वो रेगुलर सप्लायर्स भी हो सकते हैं। आपको वो चीजें मिल जाएंगी। एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आप मॉनिटर करिए, और हवाला डीलर्स को मॉनिटर करिए, जैसा मैंने आपको कहा। फिर जो केमिकल्स आ रहे हैं भारत में, उनका डिजिटल ट्रैकिंग करिए, नहीं तो हो सकता है दवाई के नाम पे आए और कुछ कंसाइनमेंट्स लीक होकर दाएं बाएं चले जाए, ये पॉसिबल है। फिर पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस, इलेक्शंस के टाइम पे हमने देखा कि दंगे कैसे होते हैं, कितनी पुलिस बल लगानी पड़ती। अगर क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस में नेक्सस नहीं है तो कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस चाहिए आपको? क्यों इतनी फोर्सेस लगानी पड़ती? इसका मतलब यह है कि क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस का नेक्सस है, नहीं तो आपको इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत होनी नहीं चाहिए। इसको कैसे आप कंट्रोल करोगे अगर ये नेक्सस ड्रग्स की तरफ बढ़ रहा है? इसको भी सोचना जरूरी है। उसके बाद जो हमारी कोस्टल है, आफ्टर ऑल आता अगर बाहर से है तो उसको भी देखना है, और देश के अंदर भी सर्वेलेंस बढ़ाना है, क्योंकि अब लैब्स, छोटी छोटी लैब्स कहीं भी बन सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, कि मैक्सिको में जो इश्यू हुआ वो वायलेंस नहीं था। मैक्सिको जो बर्बाद हुआ ना, वो वहां पे दंगों से बर्बाद नहीं हुआ। वहां के जो इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने मैक्सिको को फेल किया। पुलिस डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट, वहां इतना करप्शन घुस गया कि कंट्री खड़े खड़े ही दीमक की तरह कोलैप्स हो गई।
जो आज हमें दिख रहा है। तो इंस्टीट्यूशन जब डिस्ट्रॉय होते हैं ना, तो कंट्री अंदर से खोखला होता है। इंस्टीट्यूशन इंटीग्रिटी के लिए सरकार क्या कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। इसका मतलब व्हेन द करप्शन ग्रोज क्वाइटली, क्राइम ग्रोज कॉन्फिडेंटली। चुपचाप जब आपका करप्शन धीरे धीरे फैलता है, उस एरिया के अंदर क्राइम आसानी से फल फूलता है, क्योंकि रोकेगा कौन, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया मस्ट नेवर अलाउ क्राइम टू फील कॉन्फिडेंट। इसका मतलब करप्शन को रोकना होगा, शुरुआत वहीं से ही होती। इसीलिए हमारे को क्या सोचना है कि जो एंटरप्राइज इस समय हो रहे हैं, जिस तरह का मैक्सिको में घटनाक्रम हो रहा है, इसको रोकिए। भारत को सोचना होगा कि हमारे यहाँ हो, उससे पहले हम क्या सिस्टम बनाएं। मैक्सिको की गलतियों से सीखना होगा। और नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ बॉर्डर पे नहीं है, अंदर भी है। इसलिए होमलैंड सिक्योरिटी या डोमेस्टिक सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रिवेंट जो क्राइम है, जब तक हम उसको प्रिवेंट नहीं करेंगे, करप्शन को प्रिवेंट नहीं करेंगे, हम सोवरेन अपने आप को कब तक बोलेंगे, क्योंकि सूनर और लेटर तो वो कोलैप्स होना ही है। और जो दुनिया भर की बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या जो जासूसी एजेंसीज है ना, वो इन क्रिमिनल गैंग्स को उकसाती हैं ताकि आपके देश में गड़बड़ हो और आप डेवलपमेंट में पीछे हट जाएं। यही तो उनका एजेंडा है, नहीं तो आप कॉम्पिटिटर बन जाओगे। अगर मेक इन इंडिया स्ट्रांग होगा तो किसको टेंशन होगा? चाइना को, अमेरिका को, यूरोप को, बाकी देशों को। वो चाहेंगे मेक इन इंडिया बने? वो नहीं चाहेंगे। भारत विकसित हो कोई नहीं चाहता, इसीलिए इस तरह के गैंग्स को सपोर्ट किया जाएगा। और विदेशी तो सपोर्ट करेंगे ही, हमारे यहाँ जो भ्रष्ट संस्थाएं और उनके अधिकारी हैं, वो भी उन देशद्रोहियों के साथ मिलकर देश की बर्बादी करें। ये है चुनौती। ये ड्रग्स कोई फ्रंट की लड़ाई नहीं है, ये अंदर की लड़ाई है। इसीलिए ये स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि दिस अवेयरनेस इज द फर्स्ट डिफेंस फॉर द कंट्री। इसको समझिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैक्सिको का ड्रग वॉर है ना, वो एक लेसन है। इसको लाइटली मत लीजिए। धीरे धीरे हमारे देश में भी हम लोगों ने होते हुए देखा था, कभी ऊपर कभी नीचे। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो संस्थाएं वो कितनी मजबूत है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को जागरूक होना चाहिए या नहीं? जो भी आपके विचार हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। बच्चों में, कॉलेजेस में, स्कूल टीचर्स में, प्रिंसिपल्स में, जहां जहां आप भेज सकते हैं, ताकि हम लोग सब सजग हो जाए। और अपने आसपास जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, उस पर भी नजर रखिए, कहीं उनकी लापरवाही से आपके यहाँ तो ड्रग्स नहीं फैल रहे। और अगर फैल रहे हैं तो सोशल मीडिया का सहारा लेकर शोर मचाइए कि देखो हमारे यहाँ ड्रग्स फैल रहा है। जब तक आप शोर नहीं मचाएंगे, सिस्टम नहीं हिलेगा। तो आपके बच्चों का भविष्य आपकी जागरूकता के हाथ में। आप अगर जागरूक हैं तो बच्चे सुरक्षित रहें, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा। अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।